weight in upon molecular weight is number of moles. If we have weight in milligrams upon molecular weight, this is said to be number of millimoles. Now milli is just a factor. हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते समय इस तरह के कई फैक्टर्स इस्तेमाल करते हैं. मिली का मतलब होता है 10 to the power minus 3. सिंपल सी बात है, इस एक्सप्रेशन में वेट इन ग्राम्स इधर दिया हुआ है, अपॉन मॉलिकुलर वेट इज नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं. इधर भी 10 to the power minus 3 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इधर भी 10 to the power minus 3 मल्टीप्लाई कर दिया जाए. वेट इन ग्राम्स इंटू 10 to the power minus 3, दैट इज वेट इन मिलीग्राम्स. अपॉन मॉलिकुलर वेट इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू 10 to the power minus 3, दैट इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स. इस तरह के कई फैक्टर्स हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते समय इस्तेमाल करते हैं. जैसे 1 मीटर, 1 मिलीमीटर. Now what do you mean by 1 millimeter? 10 to the power minus 3 times the meter. 1 millimeter, जब हम 1 मिलीमीटर लिखते हैं, इसका सिंपल सा मतलब 10 to the power minus 3 times the meter. 1 मीटर का 1000वां हिस्सा. मिली मीन्स 10 to the power minus 3. इसी तरह से होता है सेंटी, दैट मीन्स 10 to the power minus 2. सेंटीमीटर मीन्स 10 to the power minus 2 meters. सेंटीलीटर मतलब 10 to the power minus 2 लीटर. इसी तरह से होता है डेसी, 10 to the power minus 1. इसी तरह से होता है डेका, 10 to the power 1. इसी तरह से होता है किलो, 10 to the power 3. किलो हम बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं. किलोग्राम मतलब 10 to the power 3 grams. किलोमीटर मतलब 10 to the power 3 meters. इसी तरह से फैक्टर होता है मेगा, that is 10 to the power 6. इसके बाद होता है गीगा, मीन्स 10 to the power 9. और इससे भी लार्ज एक फैक्टर होता है टेरा, 10 to the power 12. और छोटे में जाए तो फैक्टर होता है माइक्रो, मीन्स 10 to the power minus 6. माइक्रोमीटर मीन्स 10 to the power minus 6 मीटर. नैनो मीन्स 10 to the power minus 9. Nanosecond means 10 to the power minus 9 seconds. Pico means 10 to the power minus 12. इस तरह से यह फैक्टर्स हम फिजिक्स में और केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं. इन फैक्टर्स को देखकर कभी भी आप घबराओ मत. यदि नंबर ऑफ मिलीमोल्स लिखा हुआ हो तो उससे रिपल मत हो. नंबर ऑफ मिलीमोल सिंपली मीन्स 10 to the power minus 3 moles. Number of millimoles into molecular weight is weight in milligrams. इसी चीज को रीअरेंज करा है. मॉलिकुलर वेट 1 ग्राम मोल, 1 मोल और 1 ग्राम मोल, यह सब देखने के बाद मैं नेक्स्ट आर्टिकल इज वंस अगेन एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस.
जिस तरह से एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस मैंने ग्राम एटम के लिए बताई थी, उसी तरह से एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस ग्राम मोल्स के लिए। 1 ग्राम मोल ऑफ एनी सब्सटेंस always contain Avogadro's number of molecules, where this Avogadro's number is 6.023 into 10 to the power 23। बिल्कुल सिंपल सी हाइपोथेसिस है, जैसे ग्राम एटम के लिए थी ऐसे ही ग्राम मोल के लिए। किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम मोल लिया जाए, उसमें हमेशा एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 ग्राम मोल किसी भी सब्सटेंस का लिया जाए, उसमें हमेशा एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका मतलब जैसे NaOH के लिए 40 grams of NaOH, this is equal to 1 gram mole of NaOH, or this is equal to simply equal to 1 mole of NaOH. Now Avogadro's hypothesis says that कि यह जो 1 ग्राम मोल NaOH का है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ यह जो 1 मोल NaOH का है, इसमें मतलब 40 ग्राम NaOH लेना है। इट्स अ फाइनाइट वेट ऑफ NaOH। इस 40 ग्राम NaOH में हमेशा 6.023 into 10 to the power 23 molecules of NaOH होंगे। मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ molecules of NaOH। Avogadro's hypothesis says that 40 ग्राम यदि NaOH लिया जाए, 40 ग्राम NaOH मतलब 1 ग्राम मोल ऑफ NaOH मतलब 1 मोल ऑफ NaOH, इसमें हमेशा एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH होंगे। मतलब सोडियम आयन के एवोगैड्रोस नंबर होंगे, ऑक्सीजन एटम के एवोगैड्रोस नंबर होंगे और हाइड्रोजन एटम के एवोगैड्रोस नंबर होंगे, और कुल यह NaOH पूरा मॉलिक्यूल ही इसके 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। मेरा एक सिंपल सा प्रॉब्लम फिर इसी बात पे, ग्लूकोज इज C6H12O6। जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज जो हम खाते हैं बीमार हो जाने पर, वह ग्लूकोज होता है C6H12O6। कार्बन का एटॉमिक वेट हमें पता है 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 12। अब वह जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का हम 100 ग्राम का पैकेट लाते हैं। 100 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, हम ग्लूकोज का 100 ग्राम का एक पैकेट लेकर आए। टेल मी द नंबर ऑफ मोल्स, टेल मी number of molecules, tell me number of carbon atoms, tell me number of hydrogen atoms, tell me number
ऑक्सीजन एटम्स इन इट। मुझको आप बताएंगे कि 100 ग्राम ग्लूकोज का यदि हम पैकेट लाते हैं तो उसमें कितने मोल्स ग्लूकोज के होंगे, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुल मिला के ग्लूकोज के कितने होंगे, उसमें कार्बन एटम्स कितने होंगे, उसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, मुझे यह बताइए। और यह भी बताइए, इफ इट्स बर्न्ड कंप्लीटली देन वेट ऑफ CO2 कितना बनेगा और वेट ऑफ वाटर कितना होगा। यदि इस ग्लूकोज को 100 ग्राम ग्लूकोज को पूरी तरह से जला दिया जाए तो कितने ग्राम CO2 बनेगा और कितने ग्राम वाटर बनेगा। मैं इस प्रॉब्लम को समझाऊंगा, पहले आप ट्राई लगाइए, 3-4 मिनट के बाद मैं समझाना चालू करूंगा। हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम लिखने के बाद इसी सैंपल में पहले आप मुझे बताएं व्हाट इज वेट ऑफ कार्बन इन द सैंपल, what is weight of hydrogen in the sample and what is weight of oxygen in the sample। हाँ 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 नहीं, if we calculate number of carbon atoms, हाँ फ्रैक्शन, ये 10⁻³ होने के बाद भी फ्रैक्शन, किस फ्रैक्शन की बात कर रहे हो। टेल मी, इस 100 ग्राम ग्लूकोज में कुल कार्बन का वजन कितना है, कुल हाइड्रोजन का वजन कितना है, कुल ऑक्सीजन का वजन कितना है। हाँ, ये तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन। ये तो एक मॉलिक्यूल है बस। मोल तो आगे हम बता रहे हैं, बना रहे हैं। अब देखिए, वेट ऑफ कार्बन एटम कई तरीके से आप लिख सकते हो, कई तरीके से आप वेट ऑफ कार्बन एटम लिख सकते हो। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं। वेट ऑफ कार्बन एटम यदि मैंने बता दिया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं वेट ऑफ कार्बन एटम निकालने का तरीका बताता हूं। पहला तरीका, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम, इन 6 कार्बन के एटम का वजन कितना है, 6 × 12, जबकि पूरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का वजन कितना है, 180। So out of 180 grams of glucose, the weight of carbon atom is 6 × 12. So out of 180 grams of glucose, the weight of carbon atom is 6 × 12. Out of 100 grams of glucose, the weight of carbon atom would be this. Basic unitary method. Basic unitary method कि 180 ग्राम ग्लूकोज में 72 ग्राम्स कार्बन है, तो 100 ग्राम्स ग्लूकोज में इतना कार्बन होगा। इसी तरह से वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख सकते हैं। वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम हम इस तरह से लिखेंगे, 12 ग्राम हाइड्रोजन 180 ग्राम्स ग्लूकोज में, 12 ग्राम हाइड्रोजन 180 ग्राम्स ग्लूकोज में। हेंस 100 ग्राम ग्लूकोज में
This is the weight of hydrogen atom. This is the weight of hydrogen atom in 100 grams of glucose. अब मैं एक और चीज बैक कैलकुलेशन करवाता हूं. वेट ऑफ कार्बन एटम और वेट ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया इस 100 ग्राम ग्लूकोज में. अब यदि हम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस नंबर ऑफ ग्राम एटम के लिए अप्लाई करें, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस यदि हम नंबर ऑफ ग्राम एटम के लिए अप्लाई करें, तो उतने ही एटम कार्बन के आ जाना चाहिए जो इस कैलकुलेशन से आ रहे हैं. द मेथड इज, देखिए मैंने यूनिटरी मेथड से वेट ऑफ कार्बन एटम निकाला. इफ दिस इज द वेट ऑफ कार्बन एटम, if this is the weight of carbon atom, then the number of gram atoms can be determined like this. This is gram atoms of carbon. This is gram atoms of carbon. Grams of carbon upon the atomic weight. Grams of carbon upon the atomic weight. This is the gram atoms of carbon. यदि यह ग्राम एटम ऑफ कार्बन है तो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के द्वारा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितने होंगे? नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू एवोगैड्रोस नंबर. इतने एटम्स ऑफ कार्बन होंगे. और देखिए हमने नंबर ऑफ मोल्स में जो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस लगाई थी और ग्राम एटम्स में जो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस लगाई थी, वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स. चाहे आप इस तरह से जाओ चाहे आप उस तरह से जाओ, चाहे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस ग्राम एटम्स में लगा लो चाहे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस ग्राम मोल्स में लगा लो. मैंने दो तरीके से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन ऑब्टेन करे. एक बार मैंने एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस ग्राम एटम्स के लिए लगाया और एक बार एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस ग्राम मोल्स के लिए लगाया. देखिए पहले मैंने नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकाल दिए. नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इतने आए थे. नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल में मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल में 6 एटम है कार्बन के, तो कुल मिला के इतने एटम कार्बन के होंगे. कुल मिला के इतने एटम कार्बन के होंगे. तो दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन. यह मैंने एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस नंबर ऑफ मोल्स के लिए लगी. अब मैं यह कहता हूं कि यह जो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस नंबर ऑफ मोल्स के लिए लगाई है, इसी रिजल्ट को हम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस ग्राम एटम्स में जो लगाते हैं उससे भी ऑब्टेन करा जा सकता है. कैसे? कार्बन के इतने ग्राम होने चाहिए, तो चीज मैंने यूनिटरी मेथड से लिखी है. यदि 180 ग्राम में 72 ग्राम तो 100 ग्राम में इतने. 180 ग्राम ग्लूकोज में 72 ग्राम कार्बन तो 100 ग्राम ग्लूकोज में इतने. और इतने ग्राम्स जो कार्बन के हैं, ये ग्राम्स ऑफ कार्बन, ऐसा कैसे एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, दिस आर ग्राम्स ऑफ कार्बन. इतने ग्राम्स कार्बन में कार्बन के कितने ग्राम एटम होंगे? नंबर ऑफ ग्राम एटम इज weight of carbon upon atomic weight. Weight of carbon upon atomic weight. This is the gram atoms of carbon. अब एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस नंबर ऑफ ग्राम एटम में कैसे लगाएंगे कि नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स. देखिए यह नंबर ऑफ एटम्स मैंने ग्राम एटम्स में एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन करा है और यह नंबर ऑफ एटम मैंने
ग्राम मोल्स में एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस लगाया करा है और दोनों से रिजल्ट सेम आते हैं। इसी तरह से यदि हम वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम जो हमने निकाला है, हाइड्रोजन एटम का वेट निकाला, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड करके ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू एवोगैड्रोस नंबर आप करेंगे तो वही नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आएंगे जो इधर आ रहे हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स भी हम निकाल सकते हैं। अब मेरा लास्ट पार्ट में करता हूं। लास्ट पार्ट एक इंटरेस्टिंग पार्ट है और इसके पहले के सारे मैं रेस कर रहा हूं। लास्ट पार्ट में मैंने पूछा है कि यदि ग्लूकोज को पूरी तरह से बर्न कर दिया जाए, इस ग्लूकोज को C6H12O6 इसको पूरी तरह से जब बर्न करेंगे, ऑक्सीडेशन होगा, वहां CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। देखें, यदि ग्लूकोज को हम बर्न करते हैं, बर्निंग मतलब ऑक्सीडेशन, CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। हम देख सकते हैं कि सिंस वी हैव 6 एटम्स ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज, विल ऑब्टेन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। Since we have 6 atoms of carbon in glucose, we'll always obtain 6 molecules of CO2. 12 atoms of hydrogen, hence 6 molecules of water. हमसे वेट ऑफ CO2 H2O पूछा, हम रिएक्शन को पूरी तरह बैलेंस कर ही लेते हैं। 6 into 2 12 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्लस 6 18 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन के 18 एटम्स है। 6 एटम इधर हो गए, 12 एटम और चाहिए, 6 CO2 होना चाहिए। रिएक्शन को बैलेंस करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका, सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 6 कार्बन से आएंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल देंगे और 12 वहां पर वाटर मॉलिक्यूल है जो कि 12 वहां पर हाइड्रोजन के एटम है जो कि 6 वाटर मॉलिक्यूल देंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए टोटल इधर ऑक्सीजन गिन लें, ये ऑक्सीजन को सब्ट्रैक्ट कर दें और बाकी के इधर से प्रोवाइड कर दें। बर्न करते समय इस तरह से ग्लूकोज का बर्निंग फिनोमेना होगा। जब ग्लूकोज को हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन से इस तरह से रिएक्ट करेगा और CO2 और H2O मिलेगा। अब मैं कहता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हमने अभी भी निकाला था, number of moles into Avogadro's number. Number of moles into Avogadro's number. This is number of molecules of glucose. अब देखिए, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल देता है। The reaction suggests this. A molecule of glucose give you 6 molecules of CO2. Hence, molecules of CO2 is equal to 6 into 100 by 180 into 6.023 into 10 to the power 23। और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 वाटर मॉलिक्यूल भी देता है। Hence, the same is the molecules of water as well. जितने मॉलिक्यूल CO2 के मिल रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स वाटर के भी मिल रहे हैं। जितने मॉलिक्यूल CO2 के
उतने ही मॉलिक्यूल वाटर के भी। अब इधर से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ molecules upon Avogadro's number. Hence, moles of CO2 is equal to 6 into 100 by 180, and the same is the moles of water. यह मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। मैंने पहले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी लिख रखे थे। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से रिएक्शन को बैलेंस करके मैंने यह जान लिया कि कितने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे और कितने मॉलिक्यूल वाटर के मिलेंगे। जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। मैंने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल डिटरमाइन कर लिया। दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमाइन करने के बाद फिर नंबर ऑफ मोल्स, हम यह भी मैं एक्सप्रेशन लिख चुका हूं ऑलरेडी अभी भी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स CO2 के इतने हैं, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे, पूरा कैंसिल हो जाएगा। इतने नंबर ऑफ मोल्स CO2 के हैं, इतने नंबर ऑफ मोल्स, द सेम नंबर ऑफ मोल्स H2O के भी। अब वेट इन ग्राम्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। हेंस weight of CO2 is number of moles of CO2 into its molecular weight. Weight of H2O is number of moles of H2O into its molecular weight. मतलब जब हम ग्लूकोज को पूरी तरह से बर्न करेंगे तो इतने ग्राम वहां पर CO2 और इतने ग्राम वहां पर H2O बनना चाहिए। ध्यान से इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखें। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते समय फ्रीक्वेंटली we will be defining NTP और STP। हम फ्रीक्वेंटली इस टर्म का इस्तेमाल करते रहेंगे। कभी हम NTP कहेंगे, कभी हम STP कहेंगे। NTP means normal temperature and pressure. STP means standard temperature and pressure. Both are one and the same thing. सिर्फ N और S का ही फर्क है। Now NTP and STP define a temperature and pressure condition. NTP और STP के द्वारा हम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं। And it's always equal to 1 atmosphere pressure and 0 degree centigrade. We have got air all around us. We have got atmosphere all around us. हमारे चारों तरफ एयर है, हमारे चारों तरफ एटमॉस्फियर। This atmospheric air exert some pressure all around. यह जो एटमॉस्फेरिक एयर है, it exert pressure all around. चारों तरफ इसके द्वारा कुछ प्रेशर है। The pressure due to this atmospheric air, we call it 1 atmosphere.
इस एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से जो प्रेशर है, एंड वो एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से भी प्रेशर चाहे जहां नहीं, एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से भी प्रेशर अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। एट सी लेवल, सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से जो भी कुछ प्रेशर होता है, दैट इज सेड टू बी एट 1 एटमॉस्फियर। क्यों होता है यह प्रेशर, कैसे होता है यह प्रेशर, क्या होता है यह प्रेशर, और किस तरह से इसे कैलकुलेट करा जाए, यह मेरे अगले 3-4 लेक्चर में आएगा, तीसरे या चौथे लेक्चर में। अभी मैं सिर्फ इतना डिफाइन कर रहा हूं कि सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसकी वजह से चारों तरफ जो भी कुछ प्रेशर है, दैट प्रेशर इज सेड टू बी 1 एटमॉस्फियर। उस प्रेशर को हम 1 एटमॉस्फियर कहते हैं। कैसे इसे मेजर करा जाएगा वह बात की बात है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग पॉइंट और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइस। वी यूज्ड टू से किसी भी जगह पर यदि प्रेशर 1 एटमॉस्फियर रखा जाए और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाए, प्रेशर यदि 1 एटमॉस्फियर रखें और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखें, in that case that temperature and pressure condition will always call NTP or STP। उस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन को हम हमेशा NTP या फिर STP कहते हैं। नाउ मैं यह कंडीशन इसलिए डिफाइन कर रहा हूं, my next article is Avogadro's hypothesis for ideal gases। Avogadro's hypothesis for ideal gas। एवोगैड्रोस के 2 स्टेटमेंट तो हमने देख ही लिए हैं, सुन ही लिए हैं। पहला स्टेटमेंट था कि 1 ग्राम एटम किसी भी एलिमेंट का यदि लिया जाएगा तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे। दूसरा स्टेटमेंट था 1 ग्राम मोल किसी भी सब्सटेंस का लिया जाए तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। और तीसरा स्टेटमेंट एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस का मैं देने जा रहा हूं। अब फिर वापस इस बात को समझ लें, इट्स एन हाइपोथेसिस, इट्स हाइपोथेटिकल, देयर इज नो theoretical or mathematical proof to it, we have got experimental evidence, it can be supported experimentally only। हम एक्सपेरिमेंट्स करें और एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा इस चीज को देख लें। नाउ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस फॉर आइडियल गैस। दूसरी बात, व्हाट डू यू मीन बाय दिस आइडियल गैस, क्या होती है आइडियल गैस, कैसी होती है आइडियल गैस। जैसे ही मैं गैसियस स्टेट पढ़ाऊंगा तो गैसियस स्टेट पढ़ाते समय मैं आपको बताऊंगा कि आइडियल गैस हम किन्हें कहते हैं। आइडियल गैस कहलाने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, what are the properties of ideal gas, what is the behavior of ideal gas। यह गैसियस स्टेट जो मैं पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ाऊंगा उसमें समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं कि IIT जेईई की प्रिपरेशन करते समय हम सभी गैसेस को जनरली आइडियल मान लेते हैं। वैसे कोई सी भी गैस आइडियल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स में हम अधिकतर गैस को आइडियल गैस मानकर चलेंगे। नाइट्रोजन को भी आइडियल गैस मान लेंगे, ऑक्सीजन को भी, कार्बन डाइऑक्साइड को भी, किसी भी तरह के वेपर्स होंगे तो उनको भी, हम सभी गैस को आइडियल मान के चल लेते हैं, ऑल्दो नन गैस इज आइडियल। अब इट सेज दैट 1 मोल
of any ideal gas always occupy 22.4 liters or 22,400 ml. At STP or NTP, कोई सी भी गैस लेंगे, it may be helium, it may be hydrogen, it may be oxygen, it may be nitrogen, it may be chlorine, it may be steam. स्टीम वैसे एनटीपी एसटीपी पर आ नहीं सकती। बाकी कोई सी भी गैस जो एसटीपी एनटीपी पर आ सकती। एसटीपी एनटीपी का मतलब है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर कोई सी भी गैस का यदि 1 मोल लिया जाए, then that 1 mole always occupy 22.4 liters. उस 1 मोल आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होगा, that would be always equal to 22.4 liters. This is Avogadro's hypothesis for ideal gas. इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन जो होता है 32 ग्राम ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन जो कि 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है, इट वुड ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स एट एनटीपी। 1 मोल नाइट्रोजन जो कि होता है 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, it would always occupy 22.4 liters at NTP. 1 mole हाइड्रोजन जो कि है 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, it would also always occupy 22.4 liters at NTP. 4 grams of helium, helium का molecular weight 4 grams है, 4 grams of helium is also equal to 1 mole of helium. और यदि इस गैस को एनटीपी या एसटीपी पर रखेंगे, once again the volume would be 22.4 liters. This is Avogadro's hypothesis for ideal gas, which states that कि कोई सी भी गैस ली जाए, यदि आप उसे आइडियल मान लेते हैं और यदि आप उसे एनटीपी एसटीपी पर रखते हैं, तो 1 मोल आइडियल गैस का हमेशा एक फिक्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। देखिए, वेट भले ही अलग अलग है लेकिन नंबर ऑफ मोल सबके एक। 1 मोल ऑफ हीलियम और यहां 4 ग्राम ऑफ हीलियम। 1 मोल हीलियम का वही 22.4 लीटर, 1 मोल हाइड्रोजन का वही 22.4 लीटर, 1 मोल नाइट्रोजन का वही 22.4 लीटर, 1 मोल ऑक्सीजन का वही 22.4 लीटर। लेकिन कंडीशन एक फिक्स है, एनटीपी या एसटीपी। एनटीपी एसटीपी एक ही बात है। इस पर्टिकुलर कंडीशन पर कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, मींस वट एवर प्रेशर इज एट द सी लेवल, एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से। इस पर्टिकुलर कंडीशन पर 32 ग्राम ऑक्सीजन आप लो, चाहे 28 ग्राम नाइट्रोजन लो, चाहे 2 ग्राम हाइड्रोजन लो, चाहे 4 ग्राम हीलियम। इट मींस
एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस से बिल्कुल क्लियर है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस at NTP would be equivalent to 22.4 liters. 2 moles of ideal gas at NTP would be equivalent to 2 into 22.4 liter. 3 mole of ideal gas at NTP would be equal to 3 into 22.4 liters, and n moles of ideal gas would be equal to n into 22.4 liters. Hence we will say number of moles into 22.4 liters is equal to volume at NTP, volume of gas at NTP. Or number of moles of ideal gas, to be very specific. Number of moles of ideal gas into 22.4 liters is always equal to volume of gas at NTP. Or we used to say volume of ideal gas at NTP upon 22.4 liters. This is always equal to number of moles of ideal gas by Avogadro's hypothesis for ideal gas. Now, फिर मेरा आपसे एक सवाल है, .6 liters of oxygen. Tell me 5.6 liter of oxygen at NTP. Tell me number of moles. Tell me number of molecules. Tell me number of oxygen atoms. Tell me the weight of gas. इसी समय मुझे ये सब बताओ। यदि 5.6 लीटर ऑक्सीजन एनटीपी पर लेते हैं तो मुझे बताइए कि ऑक्सीजन के इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं और इस गैस का वजन कितना होगा। हाँ हाँ, नहीं क्या आप साफ साफ माइक पास में लाके बोलो। हाँ हाँ, डेफिनेटली एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस से क्या मतलब निकला? एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस ने बिल्कुल साफ कह दिया
कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट एनटीपी। एक मोल हमेशा 22.4 लीटर, दो मोल हमेशा 2 into 22.4 liters. So definitely volume depends on number of moles. It's a simple thing. Once again, Avogadro's hypothesis for ideal gas का ही application. Avogadro's hypothesis for ideal gas वही मैं अप्लाई करूंगा और धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते जाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से प्रॉब्लम दे रहा हूं पहले चीज को समझाने के लिए। जब मैंने 5.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी दिया तो इधर से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस के लिए मैंने डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रखा है। नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम अपॉन 22.4 liters. Volume is in liters and 22.4 in liters. Hence it's 1/4 moles. This is the moles of ideal gas. Now, number of molecules, बिल्कुल सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम एक्सप्रेशन लिख चुके हैं। इट्स नंबर ऑफ मोल्स into Avogadro's number. So number of molecules is number of moles into Avogadro's number. This is the molecules of oxygen. इतने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है इतने लीटर्स में, 5.6 लीटर्स में। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला और नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दिया। नाउ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, एक मॉलिक्यूल में दो एटम है। इतने मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम वुड बी 2 into द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। देन व्हाट इज द वेट ऑफ गैस? बिल्कुल सिंपल सी बात है। वेट इन ग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स into molecular weight. Number of moles into molecular weight. This is weight in grams. So number of moles into its molecular weight is 32, hence 8 grams. कहने का मतलब है कि 5.6 लीटर ऑक्सीजन यदि एनटीपी पर हम लेंगे तो उसमें इतने मोल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे और यह उस गैस का वजन होगा। यही चीज मैं परसों भी कंटिन्यू करूंगा। परसों भी मैं यही सब चीज समझाऊंगा, इसी चीज को और डिटेल में, और भी एक नया कंसेप्ट ऐड करूंगा, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट, और इस चीज को और भी ज्यादा क्लियरली। गुड बाय। परसों जो मैंने लास्ट आर्टिकल कराया था, मैं एक और बार उसे रिपीट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस फॉर आइडियल गैस। मैंने कहा था कि आइडियल गैस की एक पिक्यूलियर प्रॉपर्टी होती है, पिक्यूलियर बिहेवियर होता है, और क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या बिहेवियर होता है, यह हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। राइट नाउ सिर्फ आप यह बात जान लो कि हम ऑलमोस्ट सभी गैसेस को आइडियल मान लेंगे। ऑक्सीजन को, ओजोन को, नाइट्रोजन को, क्लोरीन को, हाइड्रोजन को, हीलियम को, इन सभी गैस को हम ऑलमोस्ट आइडियल मान के ट्रीट करेंगे और प्रॉब्लम्स करते रहेंगे। हम यह नहीं सोचेंगे कि आइडियल गैस क्या होती है और कब कोई सी गैस को नॉन आइडियल कहा जाए, और सचमुच में ऑक्सीजन या नाइट्रोजन गैस आइडियल है या नहीं है, यदि नॉन आइडियल है तो किस तरह से नॉन आइडियल है, इन सब बातों पर हम नहीं सोचेंगे। मेरे आगे के चैप्टर्स में मैं इन सब बातों को समझाऊंगा। अभी मैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस फॉर आइडियल गैस एक और बार रिपीट कराता हूं। मैंने कहा था एनटीपी और एसटीपी, they are the temperature and pressure condition. They gives us the temperature and pressure condition, and that is always equal to 1 atmosphere, and
0 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो और 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इस टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन को हम या तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं या फिर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कहते हैं, कुछ भी कह देते हैं। एनटीपी एंड एसटीपी बोथ मीन वन एंड द सेम, दोनों में कोई फर्क नहीं। तो एसटीपी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर and NTP means normal temperature and pressure. They gives temperature and pressure condition for any gas or for any experiment or for anything, for any event. कोई सा भी इवेंट हो, कोई सा भी सिस्टम हो, उसकी हमको टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन बतानी हो तो हम डिटेल में ऐसा नहीं बोलते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना लंबा बोलने के बजाय हम सिंपली बोलेंगे 10 TP। एनटीपी मतलब होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक एयर का जो भी कुछ प्रेशर है वही 1 एटमॉस्फेयर है। सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक एयर जो भी है, देखिए हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेरिक एयर है। यह एटमॉस्फेरिक एयर कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन कर रही है। रैंडम मोशन की वजह से कॉन्स्टेंटली इसके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली इसके मॉलिक्यूल्स इस वॉल से कोलाइड कर रहे हैं और कोलाइड करके वो रिबाउंड हो रहे हैं। जब वह इस वॉल से कोलाइड होकर रिबाउंड हो रहे हैं तो इस वॉल पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स की वजह से इस पर कुछ प्रेशर बना हुआ है। दैट इज प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एयर। अब एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रेशर। यदि हम सी लेवल पर जाएं, मुंबई में जाएं तो प्रेशर कुछ अलग है, इंदौर में यदि हम प्रेशर देखें तो कुछ अलग है, देहरादून में जाके देखें तो प्रेशर कुछ अलग होगा और एवरेस्ट की चोटी पर यदि चढ़ जाएं तो वहां प्रेशर कुछ अलग होगा। हमने एक पर्टिकुलर जगह डिफाइन कर दी एट सी लेवल, मतलब मुंबई में हम जाए वहां पर एटमॉस्फेरिक एयर का जो भी कुछ प्रेशर है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। Now, Avogadro's hypothesis for ideal gas says that 1 mole of any ideal gas at NTP or STP always occupy 22.4 liters. This is Avogadro's hypothesis for ideal gas. कोई सी भी आइडियल गैस का यदि 1 मोल लिया जाए और उसे नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाए तो वह गैस हमेशा 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करेगी। जैसे 1 मोल ऑक्सीजन जो कि होगा 32 ग्राम ऑक्सीजन, जिसमें होंगे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यह हमेशा ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर्स एट एनटीपी और एसटीपी। दिस इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। 1 मोल ऑक्सीजन यदि ले रहे हैं तो 1 मोल ऑक्सीजन में हमेशा 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा और उस 32 ग्राम ऑक्सीजन में हमेशा एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। लेकिन इस एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वह 22.4 लीटर्स होगा एनटीपी या एसटीपी। 1 मोल यदि ओजोन का लेते हैं, 1 मोल ओजोन मतलब 48 ग्राम ओजोन की होगी, मतलब N मॉलिक्यूल्स ओजोन का होगा। और वंस अगेन एनटीपी या फिर एसटीपी पर इसके द्वारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हमेशा 48 ग्राम्स होगा।